बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद। इससे पहले कि शाहज़ेब में रिकॉर्ड लगाना शुरू करें, जो कि अमूमन उनकी अब आदत है, ऑब्वियसली मुझे भी आदत है सुनने की और आप लोगों को भी अब आदत हो ही चुकी होगी, लेकिन साथ साथ गुड मॉर्निंग इसलिए भी कहा कि कल मैंने बड़ी जबरदस्त रिसर्च पढ़ी है। शाहज़ेब प्लीज आप बताएं, हम इंतजार करते हैं आपकी रिसर्चेस का। इतनी मजेदार रिसर्च थी एक्चुअली। वो रिसर्च मैं और आप इसलिए हम कनेक्ट कर पाएंगे उससे बिकॉज वो रिलेटेबल बहुत है। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक प्रोफेसर ने एक रिसर्च लिखी थी, उस पर यह था कि आप सेव, स्पेंड, शेयर या इन्वेस्ट, ये चार तरह से आप अपने पैसों को खर्च कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई भी इंसान ने अगर अपना पैसा खर्च करना है, वो चार जरिए हैं खर्च करने के। फिर उनके आर्टिकल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो तो बड़ा तवील आर्टिकल था, मैंने पढ़ा, लेकिन उसमें एक बड़ी मजेदार चीज़ थी। वो ये थी कि अपने बच्चों के, अपने घर में अपने छोटों के सामने या तो उनको आप सिखाएं कि उन्होंने सेव, स्पेंड, शेयर या इन्वेस्ट कैसे करना है, या फिर उनके सामने डिस्कशन जरूर रखें ताकि उससे वो एटलीस्ट सीख सकें या उनको आइडिया हो कि आगे चलकर मुस्तकबिल में हमने भी कभी सेव भी करना है, इन्वेस्ट भी करना है और इस तरीके से चलना है। एग्जैक्टली। और मैं हैरान हो गई कि हाँ, अगर आप खुद ना उनको करवाएं तो आप उनके सामने डिस्कस जरूर करें ताकि वो अडेप्ट करें, और वो डिस्कशंस जैसे वो नेगेटिविटी अडेप्ट करते हैं, इस तरह वो इस तरह की चीजें भी अपने अंदर उनका रिफ्लेक्शन जरूर नजर आएगा। सो इट वाज अ वेरी लर्निंग आर्टिकल। बिल्कुल, तो ये तो हो गई माया की रिसर्च, जो कि आप रोजाना की बुनियाद पर सुनते हैं। बहुत अच्छी चीजें ये सामने लेकर आती हैं प्रोग्राम के आगाज में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ चलते हैं। पनामा पेपर्स हमने देखे, पेंडोरा पेपर्स हमने देखे, उसके बाद अब जो ये आया है सामने स्विस अकाउंट्स, इसमें भी हम देख रहे हैं कि करप्ट सियासतदानों, आमिरों और कारोबारी शख्सियात के जो खुफिया अकाउंट्स हैं, उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि खुफिया अकाउंट्स में वेनेजुएला, मिस्र, यूक्रेन और थाईलैंड ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है। वेनेजुएला के साबिक सदर के साबिक डेप्यूटी वजीर तवानाई के तकरीबन $10 करोड़ स्विस बैंकों में मौजूद हैं। तौबा। मिस्र के साबिक इंटेलिजेंस चीफ उमर सुलेमान की तकरीबन 65 करोड़ से जायद कदम आपने कहा स्विस बैंकों में मौजूद हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस मामले पर कहना है कि पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है, और ये वाकई बात हाईलाइट होने की बहुत ज़रूरत है कि बड़े पैमाने पे, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन सामने आने से पहले ही उनको रोक दिया जाता है। सारे मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो ये इस तरह का मामला है, और इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक DG नैब शहजाद अनवर भट्टी साहब ने हमारे साथ मौजूद हैं। बराह रास्त अपने आपके वक्त देने का बेहद शुक्रिया। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। सवाल शहजाद साहब आपसे यह है कि फिर पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी, ये खुफिया अकाउंट्स का मंजर आम पर आना, इससे किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये विकीलीक्स स्टार्ट हुआ और आज ये आप स्विस अकाउंट्स तक पहुंच गए हैं। बीच में पनामा, पेंडोरा, ये चीज़ें आती रही। इसका फैक्ट भी आपने देखा कि डेफिनेटली हमारे लोग भी हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के और लोग भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, पहले वाले लीक्स में भी और अब भी। और ये तो एक शुरू से मशहूर है कि जो स्विट्ज़रलैंड में लोग अकाउंट्स खोलते हैं वो सारी मैक्सिमम उन लोगों के होते हैं जो इलीगल या करप्ट मनी है वो वहाँ पहुँचाई जाती है, क्योंकि वहाँ उनका कानून है, बैंकिंग कानून है कि वो उसको सीक्रेट रखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देते। अब ये जो चीज़ आई है सामने, इसमें शायद पाकिस्तान के लोगों के नाम भी आएंगे, कुछ लोगों के नाम, दुनिया के बहुत ज़्यादा लोगों के नाम आए हैं, लेकिन एक चीज़ नोट कीजिए कि ये 1947 से लेकर 2010 तक का पीरियड है। अब अगर कोई शख्स 50वीं में या 60वीं दहाई में पैसे भेजता है, या इवन 70 में भी भेजता है, तो वो शख्स आज जिंदा होगा या नहीं होगा, ये भी एक बात है, क्योंकि क्रिमिनलिटी उसके डेथ के साथ ख़त्म हो जाती है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब दूसरी बात यह है कि क्या इसकी टाइमिंग्स ऐसी है, तो इसके ऊपर आपका, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का या पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, ये पूरी दुनिया के लिए चीज़ें आती हैं। हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
हमारे जैसे मुल्क के लिए कि हम हमेशा गड़े हुए मुर्दों को खाड़ने के ऊपर अपना टाइम जाया कर देते हैं और जो करंट करप्शन हो रही होती है उसकी तरफ हमारा ध्यान जो है नहीं जाता। हमारी एजेंसीज जो है उसके ऊपर काम नहीं कर सकती। पहले नैब जो थी वो 1985 से लेकर जो करप्शन हुई थी उसके पीछे लगी हुई थी। अब उसमें भी नैब को ये प्रॉब्लम थी कि हालांकि नैब के कानून में प्रिवेंशन और अवेयरनेस जैसी शिकें मौजूद थी, तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम एफर्ट हो कि अच्छा जो कुछ हो चुका वो हो चुका, मुल्क का आइंदा सरमाया जो है उसकी डेवलपमेंट में खर्च हो, तो वो प्रिवेंशन की तरफ ज्यादा जोर दिया जा सकता। ये टाइम जाया करने वाली बात है जो पीछे से हम लेके जाएंगे। तो सर यहाँ पर फिर ये बताइएगा मुझे, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं 2010 से पहले के इसमें नाम सामने आ सकते हैं, उनकी अभी भी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है और आएगी मजीद, अगर इसमें पाकिस्तानी शख्सियात, कुछ सियासी शख्सियात शामिल होती हैं तो क्या पनामा पेपर्स की तरह उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो चीज, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, ये इंफॉर्मेशन है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इसकी एडमिसिबिलिटी जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात का ताल्लुक है, जो मुझे इल्म है, कानून में इसकी विजिबिलिटी नहीं है। हमें उसके लिए अप्रोच करना पड़ेगा उन बैंकों को जहाँ से ये हमें इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन होता क्या है कि नैब एक वाहिद इदारा है जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए अप्रोच कर सकता है दूसरी गवर्नमेंट को, थ्रू इंटीरियर मिनिस्ट्री भी जा सकता है, डायरेक्ट भी जा सकता है। लेकिन अभी तक जो हमारा तजर्बा है वो यही कहता है कि दूसरे ममालिक आपसे कोऑपरेट नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि आपकी जो करप्ट मनी है वो जो वहाँ गई होती है उनकी इकोनॉमी में शामिल हो चुकी होती है, तो वो इतना बड़ा अमाउंट जो है हमारा ही नहीं, और बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, गरीब ममालिक हैं जिनके पैसे वहाँ चले जाते हैं और उनकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही हैं, और आप जैसे मुल्क, जैसे हमारा मुल्क है, हम डाउन चले जाते हैं। हमारे पैसे जो डेवलपमेंट में खर्च होने थे वो वहाँ पड़े हुए हैं और कोई और उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते। तो जब आपको कोई चीज ऐसी कानूनन नहीं मिलेगी जो ये साबित करे कि भाई ये पैसे इस शख्स ने यहाँ से चुरा के वहाँ पहुंचाए हैं, तो आप उसको कोर्ट में ट्रायल करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सर, जिस तरह आपने पूरी सिनेरियो हमें आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, रहनुमाई फरमा रहे हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जहन में एक सवाल आता है कि अपोजिशन और हुकूमत में इस वक्त, शाहजेब, हम लोग आए दिन सर ये कर रहे हैं, अपोजिशन में गर्मी हुकूमत और इन लोगों के दरमियान एक दूसरे को जो है वो कुछ ना कुछ कहना, कोई ना कोई तंज, कोई ना कोई नई बात। अब ऐसे में स्विस अकाउंट्स का जो है ये तमाम सिनेरियो सामने आना, क्या इस टाइमिंग का कोई आपस में लेना देना है सर? मैंने पहली बात की कि टाइमिंग्स तो आप बिल्कुल नहीं कह सकती कि उनका कोई हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन लुक हो सकता है, ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया, हमारे शायद बहुत कम लोग आएंगे। आपने देखा जॉर्डन के बहुत सारे लोगों के नाम और बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम हैं, इजिप्ट का है, वेनेजुएला का है, बहुत सारे हैं। शायद हमारे उस वक्त कम हो क्योंकि हमारी जो करप्शन का पीक पीरियड है ये उससे इतने रिलेटेड नहीं है, उससे पहले के पैसे बहुत ज्यादा लोगों के वहाँ है। लेकिन एक बात बड़ी जरूरी है कि जैसे पनामा लीक्स में जिन लोगों के नाम आए, तो जो दूसरी साइड पे थे वो उसका डेफिनेटली एडवांटेज लेते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट तो होता है कि जी वो इसको एक स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें भी अगर इसमें कोई स्विस अकाउंट्स में किसी गवर्नमेंट वाले का नाम आ गया तो अपोजिशन उसका फायदा उठाएगी, और अगर किसी अपोजिशन वाले का नाम आ गया तो डेफिनेट तो वो फायदा उठाएगी। बात है कि वो प्रोसिक्यूट होता है, कब होता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो तो टाइम बताएगा आपको, लेकिन डेफिनेटली पॉलिटिकली ये एक फायदा उठाया जा सकता है उस शख्स को, उस शख्स के नाम का कि जी इसका फला जगह पे अकाउंट में नाम आया। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। और मजीद इन्फॉर्मेशन भी इसकी एक्सपेक्टेड नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। साबिक डीजी नैब शहजाद उमर भट्टी साहब हमारे साथ थे और इस पर तफसीली बात कर रहे थे स्विस अकाउंट्स पर, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे बड़े पाकिस्तान में एक छोटा सा वक्फा भी हाजिर होते हैं।
फिर हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान में शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार, और ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। जी शाहजेब। बिल्कुल, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलकर हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स में आपको दिखाने भी हैं और बताने भी हैं, लेकिन अब हम जिक्र करेंगे PIA का, क्योंकि बहुत सारी खबरें PIA के हवाले से सामने आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया और बाकू जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर भी अब सामने आ रही है, और कौमी एयरलाइन ने दोनों डेस्टिनेशंस के लिए बराह रास्त फ्लाइट्स शुरू कर रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। आप बाकू गए कभी? नहीं, मैं अभी तक नहीं गया। मैं तो बाकू ऑस्ट्रेलिया दोनों नहीं गई, तो अब मेरा ख्याल है अब जाना बहुत जरूरी है। साथ ही PIA ने एक बार फिर कराची और लाहौर से गिलगित स्कर्दू के लिए फ्लाइट्स बहाल कर दी हैं, ये ताकि सयाहत को फरोग मिल सके। इसी पूरे मामले पर हमें बात भी करनी है, बहुत सारी बातें जाननी भी हैं, तो हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज साहब। आपको खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बहुत सारी अच्छी खबरें आप हमें देते रहते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया बाकू के लिए बराह रास्त फ्लाइट्स का जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि आगाज होने जा रहा है, वो कब से होगा और क्या रोजाना की बुनियाद पर फ्लाइट्स होंगी? बहुत शुक्रिया। देखें, बाकू और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक लैंडमार्क डेस्टिनेशन है PIA और इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए भी, बिकॉज ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट परवाज़ ऑस्ट्रेलिया और अज़रबैजान के शहर बाकू जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बताता जाऊँ कि बाकू तो चलें एक अपकमिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम पोटेंशियल हुआ है, और जिस तरीके से अभी रिसेंटली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान और अज़रबैजान बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आए हैं, इसी तरह उनकी आवाम में भी आजकल पाकिस्तानियों के मुतालिक बहुत ज़्यादा मोहब्बत पाई जाती है। और यही चीज़ का अंदाज़ा हमें तब हुआ कि जब हमने फ़्लाइट परमिशंस और बाकी तमाम चीज़ें अप्लाई की, तो हमारा काम बहुत जल्दी हुआ, बल्कि उन्होंने बाकी तमाम जगहों के वीज़े अभी तक बंद हैं। पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने वीज़े एकदम खोल दिया और उन्होंने कहा सिर्फ आप अप्लाई करें और ख़ुद ब खुद ही वो वीज़ा आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और बाकू एक अच्छी और अभी तक एक काफ़ी इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन है, टूरिज़म के हवाले से बहुत खूबसूरत जगह है। ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह आपने बात बोली, देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक कसीर तादाद पाकिस्तानियों की रहती है, और वो 30 घंटे 35 घंटे का सफ़र करके वो पाकिस्तान पहुंचा करते थे, चाहे वो खलीजी रियासतों के ज़रिए आते थे या वो बैंकॉक या हांगकांग का रास्ता इस्तेमाल करते थे। और जिस तरीके से आपने देखा है कि कोविड के बाद जिस तरीके से थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, इन लोगों ने अपने बॉर्डर्स इवन ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए बंद किए, तो उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ थी। PIA ने 2 फ्लाइट्स ऑपरेट की थी, सिडनी और मेलबर्न की, जब हम वहाँ से फंसे हुए पाकिस्तानियों को वतन वापस लेके आए थे, जब भी कोविड आउटब्रेक हुआ था। और उस टाइम का रिस्पांस और उस टाइम की चीज़ें देखने के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि यहाँ पे फ़्लाइट का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसीलिए हमने फ़्लाइट अनाउंस कर दी है। उसकी परमिशंस का मरहला जो है वो अभी जारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर हर चीज़ हो जाए तो बाय एंड मार्च से अप्रैल के अंदर ऑस्ट्रेलिया का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। बाकू जो है वो कराची और लाहौर के साथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों शहरों के वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर एक अच्छी जगह के ऊपर आप पहुँच सकते हैं। और 16 से लाहौर की फ्लाइट का स्टार्ट, तो और 19 से मैं यही सवाल करना चाहती हूँ अब्दुल्ला साहब, इजाजत के साथ आपने कराची लाहौर का जिक्र कर ही दिया है, तो क्योंकि अगला सवाल फिर शाहजेब ने भी, बिल्कुल हमें बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, वी आर वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स। कराची लाहौर से गिलगित स्कर्दू की जो फ्लाइट्स है ना, मैं उसमें बहुत ज्यादा इस वक्त इंटरेस्टेड हूँ। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, हम लोग गिलगित जाना भी चाहते हैं, बहुत अच्छे से वेट भी करते हैं कि मौसम हो। अब तो फ्लाइट्स की खबर आ गई, तो वी आर सुपर एक्साइटेड। कैसा रिस्पॉन्स रहा और अब तक का स्केड्यूल क्या है, आप हमारे साथ अगर शेयर कर सकें प्लीज। देखें, लास्ट ईयर हमने अगेन पहली दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद के अलावा लाहौर, कराची, इवन सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान से भी हमने स्कर्दू की फ़्लाइटें चलाई थी, गिलगित की फ़्लाइटें हमने चलाई थी, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस हुआ था। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि विंटर्स वहाँ पे आ जाता है, तो उसकी वजह से टूरिज्म का पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाता है। अभी मार्च के अंदर मौसम जैसे ही खुलना शुरू होगा, हमने फ़्लाइट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दी हैं, वो भी हमने 16 मार्च से फ़्लाइट हमने गिलगित की लगाई है लाहौर से। इसी तरह कराची से स्कर्दू की फ़्लाइट जो है वो भी हमने 16-17 से हमने वो भी अनाउंस कर दी। तो पॉइंट ये है कि आप कराची से बड़े आराम से आप स्कर्दू जा सकते हैं, और 2 या 3 दिन के अगर आपके पास छुट्टी या वीकेंड है, तो उसके अंदर भी आप एक बहुत ही ज़्यादा पुरफ़ज़ा मकाम को एंजॉय करके वापस अपनी आप नौकरियों के ऊपर या काम पे वापस पहुँच सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब्दुल्ला साहब ये भी बताएगा, जिस तरीके से हम ये भी देख रहे हैं कि जो न्यू प्लेयर्स हैं वो भी डोमेस्टिक मार्केट में हमारी डोमेस्टिकली फ्लाइट्स का जो है उसके हम एक्सपैंड होते देख रहे हैं, उसकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स को। इस हवाले से भी बताइएगा, आप क्या समझते हैं आगे, आप फ्यूचर कैसा देख रहे हैं, मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं, खासतौर पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स का? पाकिस्तान को टूरिज्म को फायदा होगा इससे या नहीं?
دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاکستان دنیا کا چھٹا یا ساتواں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے. اوور 220 ملین پاپولیشن ہے پاکستان میں, لیکن انفارچونیٹلی یہاں کی ایویشن انڈسٹری اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہے. پی آئی اے بحیثیت ایک قومی ایئر لائن, ہم لوگ ایک بہت بڑے پلیئر ہیں پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کے اندر, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری اور زیادہ فلرش کرے اور پاکستان کے اندر کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہو, زیادہ پلیئر آئیں, پاکستانی پلیئر آئیں, آ کے وہ کمپیٹ کریں, پاکستانی لوگوں کو اچھی سروسز جو ہیں وہ میسر ہوں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ پوٹینشیل. آپ صرف یہ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر چونکہ اوور آل بہت زیادہ پابندی تھی, ٹریول ریسٹرکشن تھی انٹرنیشنل ٹریول کے اوپر, تو پی آئی نے ایکسپیریمنٹل طور کے اوپر ہم نے یہ روٹس ڈیولپ کیا اور اس کا اتنا زیادہ انکریجنگ رسپانس آیا ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ اسکردو کے اندر 1,81,000 ٹورسٹ پی آئی اے جو ہے وہ لے کے گئی پاکستان کے تمام شہروں سے, اور میں صرف اسکردو کی بات کروں. تو ڈومیسٹک پوٹینشیل آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ وہاں پہ وہاں پہ آبویسلی ابھی انفراسٹرکچر کی کمی ہے کیونکہ پہلا سال تھا, لیکن جس طریقے سے وہاں پہ ترقیاتی کام ہو رہا ہے, جس طریقے سے نئی پراپرٹیز وہاں پہ آ رہی ہیں, تو یہ بہت زیادہ ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستانیوں کو اچھی سیاحت کے لیے ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. پاکستان کے اندر بہت زیادہ اچھی جگہ ہیں جو کہ وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور بہت کنوینئنٹلی ایکسپلور کر سکتے ہیں. ان کو ابھی وہ 24-25 گھنٹے کا اسلام آباد سے پرخطر بائی روڈ رستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آرام سے کنوینئنٹلی 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کے اندر وہ ایک اچھی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکتے ہیں اور اپنی تمام تر انرجیز کو سیاحت کے اوپر مرکوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے اور ہم بہت اچھا ہے. تھینک یو جی, سپر ایکسائٹیڈ. 17 اور 18 کے بعد جو ہے وہ فلائٹس کا آغاز ہو رہا ہے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور بتایا سب کو, اچھی خبر بھی دی. جب ان ساری سچویشن میں اچھی خبریں آتی ہیں تو ہمیں ڈیفینیٹلی اچھا بھی لگتا ہے, اور آبویسلی اپنی قومی ایئر لائن سے. شاہزیب, ہم نے جو ایک انٹرویو ہے جو ہماری سینئر اینکر ہیں سعدیہ افضال, انہوں نے ریکارڈ کیا, اور اس میں یہ ہے کہ بہت سارے سوالات اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے بات ہوئی. آپ آئی ایم ویری شیور بہت انجوائے کریں گے. بالکل, ان کی جو ملاقات ہوئی منسٹر فار ریلیجیس افیئرز ڈاکٹر علی ارباز سے ہوئی ہے. ان کا خصوصی انہوں نے انٹرویو کیا ہے, خصوصی گفتگو ہوئی ہے. ہماری سینئر اینکر پرسن ہے سعدیہ افضال صاحبہ, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج اس ایکسکلوسیو سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں سعدیہ افضال, اور یہ سیگمنٹ ایکسکلوسیو کیوں میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہمارے بہت ہی قریبی دوست ملک سے ہیں اور وہ پاکستان کے دورے پر موجود ہیں. ہم بڑے دنوں سے دیکھ رہے ہیں, میڈیا کوریج بھی ہو رہی ہے ان کے دوروں کی, اور مختلف شخصیات سے ملاقات بھی ہو رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی, ان کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں پاکستان میں ان سے بھی ملاقات ہوئی, یونیورسٹیز کے دورے ہو رہے ہیں, مساجد کے دورے ہو رہے ہیں. تو وہ ملک جس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے گہرے دوستانہ قریبی تعلقات ہیں, وہاں کے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے آج جو معزز مہمان ہیں ان کا آپ سے اس پروگرام, اس سیگمنٹ کے تھرو ہم تعارف کروانے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو پریزیڈنٹ ہیں ڈائریکٹریٹ آف ریلیجس افیئرز آف ٹرکی, یا ان ادر ورڈز یوں کہیے کہ جو ٹرکی کی وزارت مذہبی امور ہے اس کے وزیر ہیں, ریناؤنڈ اسکالر ہیں وہاں پہ, پروفیسر ڈاکٹر علی ارباش. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور بہت ہماری طرف سے ایک تو پاکستان آنے پہ آپ کو مبارکباد, کیونکہ ہمارے لیے بھی یہ بہت شرف کی بات ہے, بہت آنر ہے ہمارے لیے کہ آپ یہاں پر ہیں. سو پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ پہلا دورہ ہے پاکستان کا, تو کیسا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور یہ موقع فراہم کیا. پاکستان اور ترکی کا تعلق جو ہے وہ ایک برادرانہ اور پیار و محبت اور گہرے رشتے کا تعلق ہے, اور ترکی کی عوام بھی یہی سمجھتی ہے, اور پاکستان کی عوام میں بھی یہی جذبات جب سے میں نے آیا ہوں دیکھے ہیں. پہلے بھی مجھے پتہ تھا, میں پہلے بھی پاکستان سے پیار کرتا تھا, لیکن جب سے یہاں پہ آیا ہوں میں اور زیادہ پیار اور محبت کرنے لگا ہوں پاکستان سے. اور ترکی میں بھی ترکی کے مسلمان بھائیوں کی طرف سے میں یہاں پر آپ سب کے لیے سلام لے کر آیا ہوں. السلام علیکم. ترکی اور پاکستان کا تعلق جو ہے وہ ایک گہرا اور مضبوط رشتہ ہے. میں جب لاہور آیا تو ہمارا بڑا اچھا استقبال پیر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور انہوں نے کیا, اور ہم ان کے ساتھ لاہور کے مختلف مقامات پر جن میں کچھ یونیورسٹیز بھی تھیں, جامع فیصل بادشاہی مسجد کا ہم نے دورہ کیا اور وہاں پر خطبہ بھی دیا. تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگا پاکستان آ کر, اور ان
उलमा व मशाइख के साथ मुलाकातें कर और इसके अलावा भी जितनी मुलाकातें रहीं वो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और अच्छे माहौल में रहीं। पाकिस्तान जो है वो तुर्की से जिस तरीके से मोहब्बत करता है और यही तुर्की के अवाम के हवाले से भी आपने कहा है, सो एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगी वो ये कि आपने लाहौर का जिक्र किया, इस्लामाबाद और लाहौर में क्या फ़र्क लगा दोनों शहरों का विज़िट करने के बाद? इस्लामाबाद जो है वो तुर्की के अंकारा से निस्बत रखता है और उससे मिलता जुलता है। जो लाहौर है वो एक तारीख़ी शहर है, बहुत बड़ा शहर है और बहुत एक सकाफ़त है, उसकी एक तारीख़ है जो कि इस्तांबुल की तरह का शहर है और मैं उसको इस्तांबुल के साथ मुमासलत उसकी देखता हूँ। और लाहौर से मैंने आगाज़ किया और लाहौर में जो मुझे प्यार और मोहब्बत मिला और ख़ास तौर पर वहाँ पे जो मैंने बादशाही मस्जिद में जुम्मा का ख़िताब फरमाया और वहाँ पे मैंने खुतबा दिया, वो मेरी ज़िंदगी के और पाकिस्तान में जो मैंने जितने भी दिन गुजारे हैं उन सब में से एक मेरे लिए बेहतरीन एजाज़ भी है। और लाहौर के जैसे आपको पता है कदीम सकाफ़ती और तहज़ीबी शहर है और वहाँ पे दीन की खिदमत सर अंजाम देने वाले बहुत से औलिया और मशाइख वहाँ पे हैं और इसी तरह बहुत सारी तारीख़ी मसाजिद हैं वहाँ पे, कुतुब तारीख़ी लाइब्रेरीज़ हैं और तारीख़ के हवाले से वहाँ पे बहुत काम हो भी रहा है और वहाँ पे कई मदरसे हैं। और जब यहाँ पे हमें पहले भी पता था कि पाकिस्तान का दीन के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ है, लेकिन जब हम लाहौर में आए और देखा तो हम एक दफ़ा फिर इस चीज़ की गवाह बने कि वाकई में पाकिस्तान के दीन के साथ मोहब्बत, इस्लाम के साथ मोहब्बत अरूज पर है। तो ये एक अच्छा मौका था इन सब चीज़ों को अपनी आँखों से, अपनी निगाहों से देखने का एक अच्छा मौका मिला है। सही, तो ये वो जो कदरें हैं जो मुश्तरक हैं जिनका आपने ज़िक्र भी किया है दोनों ममालिक में, जैसे आपने ख़ुद कहा कि जो इस्लाम से मोहब्बत है, दीन से मोहब्बत है, वो आपको यहाँ पाकिस्तान के विज़िट के दौरान पता चली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते आए हैं जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, इस्लामोफोबिया। वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी, डिफरेंट ममालिक से भी अपने ट्वीट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ पैगामात के ज़रिए तमाम मुस्लिम ममालिक को भी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। सो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की इस मसले को मिल के कहीं देख सकते हैं, कोई ऐसा फ़ोरम होना चाहिए जहाँ ये दोनों ममालिक या दीगर इस्लामी ममालिक भी अगर साथ शामिल हों तो इस मसले को काउंटर किया जा सके? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि पाकिस्तान और तुर्की के जो हुक्मरान हैं इस वक्त हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि दोनों हुक्मरानों की सोच एक है। दोनों हुक्मरानों का इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और नामूस रसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद करना, ये एक सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक पॉजिटिव मुस्बत पैगाम है। और हम इस बात पे खुश हैं कि आज जिस तरह इमरान खान साहब के साथ मीटिंग में भी इस्लामोफोबिया पे बात हुई, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी इस इस्लामोफोबिया पे बहुत जामे और प्रोफेसर्स और उलमा व मशाइख के दरमियान इस बात पर बात हुई। तो इस बात पर मुझे खुशी है कि इस्लामोफोबिया पे हम सब का मौक़िफ़ एक है और हम इस पर सब मिलकर काम कर सकते हैं। मैं बज़ाते खुद इस्लामोफोबिया का जो इसकी जो डेफिनेशन है और ये जो नाम रखा गया है इस्लामोफोबिया, मैं इसको गलत समझता हूँ। जो दीन और जो मज़हब इस्लाम हमारा है वो प्यार और मोहब्बत का दर्स देता है और जो अमन का पैगाम देता है। तो जो मज़हब खुद इस्लाम की बुनियाद, अमन की बुनियाद पर और मोहब्बत और प्यार की बुनियाद पर कायम हुआ हो, वो किस तरह शिद्दत पसंदी और शर्त पसंदी की तरफ लेके जा सकता है। इसको इस्लामिक फोबिया, तो मैं यहाँ पे इस बात का जिक्र ज़रूर करूँगा, ये इस्लामिक फोबिया नहीं, ये एंटी इस्लामिज़म है जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ लोग एक दूसरे को डराना, धमकाना, हमले करवाना, तो ये एंटी इस्लामिज़म के तौर पे आता है। इस्लामिक फोबिया के तौर पे इसको आप नहीं ले सकते। जो भी मुसलमान होगा जिसका ईमान होगा कि मोहब्बत पे इस्लाम प्यार और अमन और मोहब्बत का मज़हब है, इस्लाम है, वो ना हमले करता है और ना वो के हमले करवाता है। अच्छा, मुझे खुशी है कि दोनों ममालिक, जैसे आपने खुद कहा, कि इस पे बहुत फोकस भी कर रहे हैं, मिल के काम भी कर रहे हैं और ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे बिकॉज आपकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मसरूफियात इस दौरे में हैं। लास्टली पाकिस्तानियों के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपको यहाँ पाकिस्तान में पाकर इंतहाई खुश भी हैं, उनके लिए कोई पैगाम अगर देना चाहें? एक दफ़ा मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से
کہ ترکی صرف ترکی حکومت نہیں، ترکی کی عوام اور ہر کوئی پاکستان سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کا ہمیں اندازہ ہے اور ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آپ اگر ترکی چلے جائیں اور کسی بھی رینڈملی فرد سے اگر آپ پوچھیں کہ کوئی بھی اگر دوست ملک ہے آپ کا تو وہ کون ہوگا، تو وہ سب سے پہلا جواب آپ کو پاکستان کا دیں گے کہ پاکستانی ہمارے دوست ہیں اور بھائی ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان دوستی اور محبت کا رشتہ ہے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس محبت کے رشتے کو ہم ایک ایسے ورکنگ ریلیشن میں بھی ٹرانسفارم کریں کہ جس میں اکنامی ہو، فائنانس ہو، دینی تعلیمات ہوں، ریلیجیس افیئرز ہوں، ان سب کے اوپر ایک ورکنگ کی ضرورت ہے، اور ایک ایسا ورکنگ ریلیشن شپ، مضبوط ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ وہاں سے اسٹوڈنٹس، ٹرکش اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائیں، یہاں سے زیادہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ترکی جائیں، تجارت کو فروغ دیں، دونوں ممالک پاکستانی تجارت ہو ترکی میں، ترک کے جتنے بھی تاجر ہیں وہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ تجارت کریں۔ تو اس طرح اس جو پیار اور محبت کی طاقت ہے اس کو ہم اگینسٹ اسلامک فوبیا کے خلاف بھی مل کے استعمال کریں اپنی اس طاقت کو، اور دونوں ممالک کی بہتری کے لیے بھی ہم ساتھ مل کر کام کریں اس پر۔ بہت اچھی آپ کی تجویز ہے، اور آپ کی خواہش اللہ کرے کہ فیوچر میں بہت جلد ہم دیکھیں کہ پوری بھی ہو۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام کے لیے وقت دیا۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہیں گے، آپ کی بہت ساری مصروفیات ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں آخر میں یہ ان الفاظ کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا، پاکستان ترکی دوستی زندہ باد، پاکستان ترکی برادرانہ تعلقات پائندہ باد، اور پاکستان ترکی کی لازوال محبت زندہ باد۔ پاکستان ترکی دوستی زندہ باد۔ ڈاکٹر علی ارباش، منسٹر فار ریلیجس افیئرز، نے بڑی پیاری بات کی کہ ترکی کے عوام پاکستان سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ بالکل بے پناہ محبت کرتی ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ممالک کی جب بات آتی ہے تو سردیں نہ ملتی ہوں لیکن دل ضرور ملتے ہیں۔ پاکستان اور ترکی کی جب بات آتی ہے تو دونوں دینی تعلیمات پر بھی مل کر کام کریں گے، یہ بھی ان کی جانب سے بیان دیا گیا ہے۔ تو یہ خصوصی انٹرویو جو ہم نے دیکھا سینئر اینکر پرسن سعدیہ افضال صاحبہ کی جانب سے کیا گیا ہے، یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بہت ساری خبریں شامل کریں گے۔ میں شاہزیب احمد اور مایا خان ایک بار پھر آپ کرتے ہیں خوش آمدید، اینڈ ونس اگین ویری گڈ مارننگ۔ بہت اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں اور بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ اگلی جو خبر ہے وہ آپ کو سن کے حیرت یہ ہوگی کہ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے اسے سن کے اور حیرت ہوگی۔ بالکل کیونکہ منفرد قدم اٹھایا گیا ہے، بہترین پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ آپ کو ہم بتائیں کہ لاہور کے اسکولوں میں بچوں کو غذائی قلت سے بچانے کے لیے اس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر سماجی ادارہ لاہور کے 100 گورنمنٹ اسکولز میں ہزاروں بچوں کو مفت کھانا تقسیم کر رہا ہے، کیونکہ ہم اکثر یہ باتیں سنتے ہیں پاکستان میں ہر 10 میں سے 4 بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے اس طریقے سے بچوں کی غذائی قلت کو دور کرنا، جس میں پیش ہے یہ سماجی ادارہ۔ اور اسی انیشیٹو پر، اسی بہترین انیشیٹو پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اللہ بس کے چیئرمین شاہد صاحب نے۔ شاہد صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سب سویرے پاکستان میں سب بہترین کام کر رہے ہیں آپ لوگ اس وقت، اور خاص طور پر ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر 10 میں سے 4 بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، تو ایسے میں یہ قدم اٹھانا واقعی بہت ضروری تھا۔ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا 100 اسکولز کے کتنے بچوں کو روزانہ مفت کھانا دیا جا رہا ہے اس وقت؟ السلام علیکم جی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے انوائٹ کیا ہے۔ 100 اسکول میں 23,000 بچہ ہے جسے روزانہ کی بنیاد پہ کھانا دیا جائے گا۔ واو واو واو، یعنی کہ اگر یہ کہا جائے شاہد لون صاحب کہ اگر بچوں کو گھر میں جس طرح وہ اگنور کر دیتے ہیں، نخرے دکھاتے ہیں، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، اسکول میں چونکہ ان کو آنا ہی ہے، اسکول میں آ کے پڑھنا ہی ہے، سبق یاد کرنا ہی ہے، ٹیچر کو جواب دینا ہی ہے، میرا خیال ہے ایک بڑی اچھی سائیکولوجیکلی بچوں کو جو ہے وہ کھانے کی طرف ان کا رجحان بڑھانے کی ایک کوشش ہے۔ جی اس میں تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائپوتھیسس تھوڑا ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جو پنجاب ہے دیکھیں وہ فوڈ باسکٹ ہے پاکستان کی، لیکن میں آپ سے کچھ فگرز شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو 40% آپ نے کہا نا، یہ سٹنٹڈ چائلڈ گروتھ کی زمرے میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 40% بچے وہ ہیں جن کا قد بھی چھوٹا ہے
और जिनका दिमाग का साइज़ भी छोटा है, ब्रेन साइज़ भी। अच्छा, जो अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे, जैसे अभी हम इस्लामाबाद में इंशाल्लाह कल ओपन कर रहे हैं यही प्रोग्राम फेडरल के प्राइमरी स्कूलों में, तो इस वक्त आपके मुल्क की ये हालत है कि आपकी जो बच्चे हैं वो तकरीबन 90% बगैर नाश्ते के आते हैं। अब आप तसव्वुर करें कि उसने रात को खाना खाया हुआ है और मैं सुबह 12 बजे जाकर उसे पूछता हूँ, तो जो ग्राउंड रियलिटी है वो काफ़ी परसेप्शन से डिफरेंट है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो पंजाब की साइड पे 20 रुपए पे चलते हैं, और फेडरल में प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो फ्री हैं और उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। अभी जब हम एंटर हुए, और एक तो पहले एक्सप्लेन कर दूं कि ये खाना प्रोग्राम जो है, स्कूल खाना प्रोग्राम हमने इसका नाम रखा है, ये नवंबर 2020 से चल रहा है। अभी क्या हुआ है कि जो पहला हमने जो उसका पायलट है वो कंप्लीट किया था, जब उसके रिजल्ट्स आए तो फिर हमने इन्हें कहा कि अब आप इसे अनाउंस कर दें, और हम खाना 2010 से खिला रहे हैं। अच्छा, एनीवे, तो इस वक्त ये सिचुएशन है जो पंजाब है, इसकी 2018 की रिपोर्ट अगर आप देखें तो आप बड़े परेशान होंगे कि अगर 100 बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो 5वीं क्लास का एग्ज़ाम सिर्फ 38 बच्चे देते हैं। सो 62% जो 62% बच्चे हैं वो स्कूल छोड़ जाते हैं, और ये आप समझिए कि 100 में से 38 रह जाते थे, और जहाँ जहाँ हमने खाना खिलाना शुरू किया है वहाँ की रिटेंशन जो है वो 98% हो गई है। अच्छा, पंजाब में बहुत सारी इंटरवेंशंस हुई हैं, इसमें कैश भी दिया गया है, इसमें किताबें फ्री दी गई हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि खाने में इतनी पावर है, क्योंकि गुर्बत और भूख इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त हमारा ऑन एन एवरेज 33% इंक्रीज़ आई है जो पहले स्कूल हैं हमारे पायलट के। अच्छा, इस दफ़ा जब हम 23,000 पे जाएंगे तो आपसे शेयर करेंगे 3 रिजल्ट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो उनकी एनरोलमेंट 33% बढ़ गई है, जो उनकी रिटेंशन है वो 98% हो गई है, जिससे मर्जी आप पंजाब में चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम सिंध में भी आएंगे तो फिर आप देखिएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना, उनकी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो गई है और उनका सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल जी, क्योंकि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि एनरोलमेंट बढ़ गई है, लेकिन एनरोलमेंट के साथ साथ जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि जो ग़िज़ाई किल्लत है वो दूर हो रही है, बच्चों की ग़िज़ा बेहतर हो रही है, उनकी सेहत बेहतर हो रही है। सर बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूं कि फ़िलहाल गवर्नमेंट का इसमें कोई पैसा शामिल नहीं है। ये जो 23,000 हम बच्चे को खाना देंगे, तकरीबन 47 लाख और कोई 8,000 के करीब बनता है, और ये जो है ना, इसमें कोई पैसा हुकूमत का शामिल नहीं है। और अभी जो हम फेडरल में शुरू कर रहे हैं उसमें भी हुकूमत का कोई पैसा, हमने उसकी किसी किस्म की एड नहीं ली है हुकूमत की। अच्छा, बड़ा अच्छा खुश आयन जो है वो इकदामात लिए जा रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट के पैसा, कल भी एक इनिशिएटिव आया जो प्रेसिडेंट का इनिशिएटिव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है शाहिद साहब के लोग अपने पर्सनल लेवल पर जो है वो मुल्क के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए काम कर रहे हैं, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे एक बड़ी सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि जब आपकी टीम्स, एक तो बताइएगा किस तरह काम करती हैं, और जब वो बच्चों के पास पहुंचते हैं तो उनके क्या तासुरात होते हैं? देखिए, क्योंकि टाइम कम था तो इस वजह से पैकेज आप नहीं बना सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कैमरा मैन जो है वो भेज दें। अगर आप हमसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो हम किसी ऐसे टीचर से आपको मिला देंगे जो ज़रा ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा, क्योंकि कुछ पैकेजेस चैनल्स ने बनाए हैं वो किसी ऐसे स्कूल में चलेंगे जहाँ पर टीचर्स एक्सप्रेसिव नहीं थे ज़्यादा। तो मेरा ख्याल है कि फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा। यू वुड बी सरप्राइज टू सी द रिस्पॉन्स। आप यकीन नहीं कर सकते कि इतनी लथार्जी है बच्चों में जो बगैर नाश्ते के आते हैं या जो रात को जॉब करते हैं, वो इतने थके हुए होते हैं, अब मैं उनकी हालत नहीं आपको बता सकता। तो इस वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, और इसी वजह से फिर हमने फैसला किया कि हम फेडरल गवर्नमेंट में भी शुरू करेंगे और इंशाल्लाह KPK और सिंध में भी शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को। मैं शायद साहब इसी जानिब आ रहा था कि मैं आपसे ये भी जानूं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आप लाहौर में इसका आगाज़ किया गया है, अभी इतने स्कूल इसमें कवर हो रहे हैं, क्या आपका आगे मुस्तकबिल में ये प्लान है कि दीगर शहरों में भी जाया जाए? क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में बहुत सरकारी स्कूल हैं, तो आप लोगों का मुस्तकबिल का क्या प्लान है इसको लेकर? देखिए, जो पहला तो पायलट था जिस पे हमने रिजल्ट शेयर किए आपसे। अभी जो पायलट के बाद जब ये प्रोग्राम रोल हुआ है, जब हमने अनाउंस किया है मिनिस्टर साहब ने, तो अभी हम टारगेट करें 63,000 मील्स पर डे। अच्छा, ये फेज़ चलेगा दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला। दिसंबर के बाद वी आर टारगेटिंग, जो टोटल बच्चा है प्राइमरी में लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, वो 1,13,600 है और तकरीबन 522 स्कूल हैं। तो अभी हमारा टारगेट है कि दिसंबर के एंड तक इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम 263 स्कूल्स जो है उसकी प्लानिंग हमने की है कि खोलने की, और इसके बाद जो है जो बाकी स्कूल है वो अगले साल इंशाल्लाह ताला हम ये खोल देंगे। फेडरल के टोटल स्कूल ही मेरा ख्याल है 190 या 192 है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो शायद जल्दी कवर हो जाएंगे। लाहौर डिस्ट्रिक्ट इज़ क्वाइट अ बिग डिस्ट्रिक्ट।
इसके बाद फिर ये है कि जो पंजाब है उसमें तो फिर बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं हाँ। और आपको पता है कि हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है पाकिस्तान में वो अल्लाह ताला जिस तरह बारिश बरसाता है इस तरह से हमारी जी सॉरी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी 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 शायद साहब आपके सवाल के साथ एक सवाल आ रहा था कि जब खाने की बात आती है ना तो हाइजीन की जहन में दूसरा सवाल यही आता है कि कैसे उनकी हेल्दीनेस को देखा गया है, कैसे उनकी जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए गए हैं ताकि पता चले कि उनकी हिफाज़ान सेहत के मुताबिक उनके लिए खाना बन रहा है, वो मॉनिटरिंग क्या है ज़रा ताकि दुनिया को पता चले। प्लीज़ थैंक यू। पहले तो एक चीज़ समझें कि जो मैदा बिल्कुल खाली है, स्टमक बिल्कुल खाली है, उसका प्रॉब्लम हंगर है। न्यूट्रिशन एक सेकंड स्टेज पर आती है, पहले तो हम सबको ये समझना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बात की है। सो खाली पेट में जब खाना जाता है तो वही उसके लिए बहुत हेल्दी है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि हमारी जो कैलोरीज है, एक बच्चे को अगर 600 कैलोरीज दिन में चाहिए तो हमारा एक खाना 500, 550, 600 कैलोरीज दे रहा है। फिर हमने ये किया है कि ताकि वो खाना जो है वो बोर ना हो वो बच्चा खाकर, तो उसका मेन्यू है डिफरेंट। 3 दिन हम चावल देते हैं, 3 दिन हम रोटी देते हैं और उसकी हमने इस तरह से की हुई है कि उसकी, क्योंकि हम पहले 3 साल यानी ये चौथा साल हो गया हमें, पहले 3 साल हम प्राइवेट सेक्टर्स के जो स्कूल्स थे ना, जैसे मस्जिदों में खुले हुए स्कूल जो थे, ट्रस्ट स्कूल थे, कोई स्पेशल बच्चों का स्कूल था, कोई इनफॉर्मल था, तो हमने इसकी बड़ी लंबी टेस्टिंग की हुई है। उसी की बेस पे हमने इसका लॉजिस्टिक्स और इसका पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम और सर्विंग्स जो है उसको फाइनल किया हुआ है। हमारी जो प्लेट्स हैं वो स्टेनलेस स्टील 304 जो है ना, जो फूड ग्रेड है उसकी प्लेट्स हैं। हमारी जो कंटेनर्स हैं वो भी फूड ग्रेड है, हमारी जो कुकिंग है वो भी फूड ग्रेड है। तो लिहाजा एक तो, और दूसरी बात यह है कि किचन हमारा तमाम अथॉरिटी से अप्रूव्ड है और जितना भी हमारा स्टाफ है वो फूड हैंडलिंग सिस्टम्स में या फूड सेफ्टी में फुली ट्रेंड है। तो ये तो हो गया हमारी साइड से। न्यूट्रिशन में ये है कि हमारी जो लोकल खुराक है वो इस काबिल है कि अगर आप उसी को ही अच्छे तरीके से 6 मेन्यूज़ में कन्वर्ट कर दें तो बच्चों की न्यूट्रिशन जो है वो पूरी कर देती है। बिल्कुल सही बात है, आपने बड़ी बात की कि जो भूखा पेट होता है ना उसको खाना चाहिए। और वो वाली बेसिकली मेरा सवाल भी दूसरा ही था, लेकिन जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह खाना पेश किया जाता है, दिया जाता है, वो हम वीडियोस में भी विजुअल्स में भी देख रहे हैं इस वक्त किस तरह होता है। और साथ साथ माया खान हम ये भी देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का भी ये विजन रहा है जब से वो हुकूमत में आए। हमने देखा है कि उनके बहुत सारे ऐसे बयान सामने आए हैं कि जो ग़िज़ा की किल्लत है, खासतौर पर जो बच्चों के अंदर ग़िज़ा है वो बहुत ज़रूरी है, उनकी सेहत से मुतालिक उनके बहुत सारे बयान आए हैं। तो आपके सर आगे क्या टारगेट्स हैं इस प्रोग्राम के हवाले से? देखिए, वो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ कर दिया कि हम पूरा पाकिस्तान कवर करना चाहते हैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। अभी जो है, अभी हुकूमत ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो पहली दफ़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको किया है अनाउंस। पहले हमने वैसे ओपनिंग पे भी अनाउंस किया था, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उस वक्त परसेप्शन क्यों नहीं बिल्ट हुई और अचानक इस वक्त किस तरह बिल्ट हो गई। शायद इस वजह से कि इस दफ़ा मुराद राज साहब ने वो फिगर्स बोल दी हैं कि इससे इम्प्रूवमेंट्स कैसी आई हैं। तो आगे तो अगर आप मेरी ख्वाहिश पूछें तो मेरा दिल करता है मैं आँख खोलूं और सारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो खाना खा रहे हों। अगर आप मेरे कहने पे, अगर आप एक दफ़ा भी कहने पे अपनी कहीं भी भेज दें, कराची के किसी गवर्नमेंट स्कूल में भेज दें, तो आप इसको सेकंड करेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे हैं। आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, भूखा और बीमार नहीं पड़ सकता, बस ये ज़हन में रखिएगा। तो अभी हमने ये किया है, पहले तो कि हमने जो हमारा खाना प्रोग्राम है उसमें ये किया है कि साथ उनकी हमने आई स्कैनिंग की है और उनको एनके दी है, हमने उनकी हियरिंग टेस्ट की है, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि जब वो क्लास में बैठे तो वो देखें भी ठीक तरह और सुन भी ठीक तरह सकें, तब हम उनको किसी तरह से लाइबल कर सकते हैं कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं। तीसरी बात यह है कि हमने इन सब की डेटाबेस बनाई है जितने भी स्कूल है हमारे पास, और उनमें हर बच्चे का हमने कद और वज़न के हिसाब से उसका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया है और उसमें से वीक बच्चे अलग कर लिए हैं। फिर हमने उनके साथ सोशल इस तरह से इंटरेक्ट किया है कि जितने यूनिवर्सिटीज़ के आजकल वो जो होता है उन्हें सोशल वर्क करना होता है, तो हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी 50 बच्चे भेज रही है, कोई बच्चे 30 बच्चे भेज रही है, उनको हम स्कूल असाइन कर देते हैं। फिर उनमें से हमने ये किया कि क्रिश्चियन बच्चे अलग कर, यानी नॉन मुस्लिम अलग कर लिए हैं और यतीम बच्चे अलग कर लिए हैं, उनके लिए हमारे अलग प्रोग्राम्स हैं। फिर हम ये करते हैं जैसे बड़ी ईद है तो उन सबको फिर गोश्त दे देते हैं जाकर, और जितने भी जितने भी आप समझें कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम अटैच कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ, ताकि वो जाएँ और सेंसिटाइज कर रहे हैं उन्हें। बहुत बड़ा प्रोग्राम, जी बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। मैं तो आपकी डिटेल्स सुनकर, जिस तरह जब प्रैक्टिकली जब ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं वो कुछ और ही होती हैं और वो टफ होती हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, अल्फाज शेयर कर रहे हैं,
बहुत टफ है, खुदा की कसम। आप किसी को भी कहें। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपने अगर देखना हो ना, बड़ा सिंपल एक आपको बताता हूँ। आपके घर में कोई काम करने वाली आती होगी, मासी या कोई भी, जिसे हम बोलते हैं, कोई भी ऐसा जिसकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है, आप अपने कभी भी खड़ा करें 2 बच्चों को, एक अपने घर के बच्चे को और एक वो खातून जो आपके घर में काम करती है या कुछ, तो आप देखेंगे कि अगर आपका बच्चा इतना है तो उसका बच्चा इतना होगा सेम एज में। तो इसके लिए कोई इतनी साइंस नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में कभी भी सर्वे के लिए भेज दें और सिर्फ एक बात पूछें कि जी कौन कौन नाश्ता करके आया, नंबर 1। नंबर 2, उससे पूछे कि कौन कौन लंच लेकर आया। अभी इस्लामाबाद में हमने शुरू करना है कल इंशाल्लाह, तो आज उसकी BMA रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी कि कितने बच्चे जो है वो अपनी उम्र के हिसाब से अपने वजन में। बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कदम उठाया गया है खासतौर पर बच्चों के लिए। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं उनकी ग़िज़ाई किल्लत दूर की जा रही है। सो थैंक यू वेरी मच। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले पाकिस्तान में हमें ज्वाइन किया, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं, जिस बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है खासतौर पर बच्चों के लिए, और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि इनरोलमेंट में भी इजाफा हो रहा है स्कूल में, तो ये वाकई एक बड़ा बेहतरीन कदम उठाया गया है। वाकई में ग्रेट इनिशिएटिव, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कुडोस टू द एंटायर टीम। और रहिएगा हमारे साथ, छोटे से वक्फे के बाद अभी हाजिर होते हैं शाहजेब और माया खान। स्टे विद अस। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे माया के हाथ में मोबाइल क्यों है, ये मैं साइड पर रख देती हूँ फिलहाल क्योंकि लाइव शो है। लेकिन अगर लाइव शो हो भी रहा हो तो आजकल जिसको देखो शाहजेब, उसके हाथ में जो है वो मोबाइल फोन है। ये तो लाइव शो है, वो तो लाइव जिंदगी में भी लोग जो है हमारे खास तौर पर बच्चे जो हैं मोबाइल में इस तरह घुसे रहते हैं, उसकी दुनिया में गुम रहते हैं, और मुसलसल जो फोकस है उनका मोबाइल फोन पर होता है, चाहे वो पोएम सुन रहे हों, गेम्स खेल रहे हों, इस्तेमाल कर रहे हों। लेकिन इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है, एक वक्त होता है, एक सही तरीका होता है जिसको अपनाना बहुत जरूरी है। और कल ही तो हम बात कर रहे थे, हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट थी, वो बता रही थी कि आंखों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन सिर्फ आंखों का नहीं, पूरी पर्सनालिटी आपकी क्या होती है, कैसे उस बन जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कितना अफेक्ट होती है, आपके दिमाग पे कितना जोर पड़ता है। और वो बड़ी शाहजेब वाली बात, वो अपनी ही एक दुनिया में चले जाते हैं और पोस्चर भी आपका खराब हो रहा था। लेकिन इसी मामले पर एक तफसीली बात करना ही बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर परवेज अंजुम साहब। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? थैंक यू डॉक्टर साहब, हम ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट भी देखी है, इसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि जब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हमें ख्याल नहीं रहता, हम बहुत झुकाव ले आते हैं अपनी खासतौर पर अपनी गर्दन में। कितना नुकसानदेह गर्दन के लिए, हाथों के लिए, बाजू के लिए, आपकी कमर के लिए जो हमारे खराब पोस्चर्स हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये एक हर घर का एक मसला बना हुआ है। ओह यस। इससे सिर्फ गर्दन का ही नहीं, पूरी बॉडी के पोस्चर का नुकसान होता है। हर चीज़ की एक खदोखाल बने हुए अल्लाह ताला ने। आपने जिस तरह कहा कि एस की शेप में हमारा वो स्पाइनल कॉर्ड है, ये गर्दन की हड्डी जो सामने की तरफ है, ये बैक की तरफ लंबर, तो आम अल्फाज भी कहते हैं कि सर्वाइकल लंबर, तो हम अभी बात करें ज़्यादातर सर्वाइकल की, बिकॉज नेक की बात करें। आपको अगर मैं बताऊं कि मेडिकली बताता हूं, जैसे हम लड़कों को पढ़ाते हैं कि जब ऐसे कोई मरीज़ हमारे पास आता है जिसकी गर्दन में तकलीफ है, हम एक्सरे कराते हैं तो वो जो एस शेप होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, अंदर स्पाइन बिकम्स स्ट्रेट। ये हमारी पहचान होती है। एक्सरे से जो हमें इन्फ्रेंस मिलता है रिजल्ट, वो इससे पता चलता है कि हाँ अब ये स्ट्रेट हो गई है, इसके माने इसको सर्वाइकल हो गया। यानी कि एस रहना चाहिए। अगर वो स्ट्रेट हो जाए तो उसका मतलब जब भी तो स्टिफनेस आ रही होती है, दर्द हो रहा होता है। बिल्कुल, अगर मैं अब एक्सरे लाता तो आपको दिखाता है कि तो उससे हमें ये पहचान मिलती है कि हाँ इसको अब सर्वाइकल हो गया। होता है क्या, जो मसल्स हैं वो इतने टाइट हो जाते हैं कि वो स्पाइन को खींच लेते हैं। बिल्कुल और खैर जिस तरह आप शामियाना लगाते हैं, जब वो चारों तरफ बांस होते हैं उसे खींचते हैं तो वो ऊपर उठ जाता है, इसलिए ये स्ट्रेट हो जाता है। और फिर हम दवाओं के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए उसको, और जो चीज़ें होती हैं ट्रीटमेंट की वो बताते हैं, फिर दोबारा एक्सरे कराएं, वो दोबारा इस शेप में हो जाता है। अच्छा, फिर वो दोबारा इस शेप के अंदर आ जाता है। लेकिन उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको जरूरी है। करिए, लेकिन अगर भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर उसको छोड़ दिया जाए और बार बार ये अमल दोहराया जाए तो वो परमानेंट हो जाता है। वो परमानेंट हो जाता है ना डॉक्टर साहब? मैं अगला सवाल ये था, मैं सब हो जाता होगा ना परमानेंट अगर नहीं ख्याल करेंगे उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, अभी हम बात कर रहे थे सेगमेंट से पहले आप आ गए थे, तो हमने साथ साथ ये भी सवाल किया कि हम शाहजेब और मैं, वो ये था कि एक ये मोबाइल है ना, जैसे इसमें हमारी ज़िंदगी कैद हो चुकी है,
वही है कि इसमें ही आपने रहना है, इसी में बसना है, इसी में सब कुछ करना है, डिजिटल जिंदगी है सर, एक डिजिटल जिंदगी है। लगता है हमने अपने आप को बिल्कुल महदूद कर लिया। ये हमारे पोस्चर्स हैं, इस पोस्चर्स में रहना, बैठना, खड़े होना या लेटना कितनी देर तक ठीक है, उसके बाद खतरनाक। ये डॉक्टर साहब, एक चीज मैं बताऊं कि लेट के मोबाइल देखना तो बिल्कुल ही गलत है। शुक्र है आपने बोल दिया। लेट के पढ़ना, बच्चों को आप मना करते हैं कि लेट के ना पढ़ो, आंखें कमजोर हो जाती हैं, तो गर्दन पे भी लेट के मोबाइल देखना तो बिल्कुल गलत है। बैठ के देखना, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ऐसे लोग झुके होते हैं लैपटॉप पे, मोबाइल पे, और उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि कितनी देर तक झुके। इसलिए कि मैं कहता हूँ कि मोबाइल को फ़ोन की हद तक रहने दो, उसमें ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो इस कदर महू हो जाते हैं वो कि फिर उनको एहसास नहीं होता। प्रॉब्लम ये ना कि मोबाइल तो अब ऐसे आ गए कि इसमें क्या कुछ नहीं है। नहीं, जब हर चीज आपको कॉम्पैक्ट एक सिस्टम में मिल रही है तो लोग कोशिश करते हैं कि भाई अब टीवी को छोड़ो, अपने मोबाइल को इस्तेमाल करो, सब कुछ इसमें ले लो, लेकिन वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है मेडिकली, शायद इसका हमें अंदाजा नहीं। एग्जैक्टली। मैं घर के, देखिए अगर हम सब जानते हैं कि नुकसान है, इसके लिए हमें कुछ इज्तिमाई तदाबीर करनी होगी। जी प्लीज। बच्चों को कम से कम ये तो करें कि उसके लिमिटेड टाइम कर दें मोबाइल का। बिल्कुल सख्ती करनी पड़ेगी, अगर सख्ती के बगैर कुछ नहीं। 24 घंटे में। जी बिल्कुल। बहुत से घर हैं हमारे, मैं अपने घर की बात करता हूँ, कि पढ़ते वक्त मोबाइल नहीं अपने पास नहीं रखो, और खाना खाते हुए खाना रख, जब सोने का टाइम है 11 बजे तो मोबाइल उनके हाथ से लेके अपने कमरे में रख देते हैं। अच्छा। बिल्कुल। सुबह उठ तो थोड़ा सा हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बनाने पड़ेंगे। सिर्फ ये कहना कि ऐसा है ऐसा है ऐसा। सर थैंक यू वेरी मच डॉक्टर परवेज अंजू साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इस आम इशू पर आपने बात डिटेल में हमें समझाया भी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो बात हो गई जिस तरीके से मोबाइल पोस्चर की हम बात कर रहे हैं, हमारे बॉडी पोस्चर्स खराब हो रहे हैं मोबाइल इस्तेमाल करते हुए, तो कोशिश करें कम से कम मोबाइल इस्तेमाल करें, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें। आप ये ना समझें कि सिर्फ आप लोगों को बोला जा रहा था, हमें भी हमारी इस्लाह की जाई थी। उनके स्पेशलिस्ट सर्जन यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप लोग इस तरह बैठे हुए हैं, इस तरह गर्दन कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं, ये सब चीजें, आइए हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ें। डॉक्टर साहब के वक्त का बहुत शुक्रिया और आप लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। रहिएगा हमारे साथ, इंशाल्लाह कल शाहज़ेब अहमद रुमाया खान रहेंगे आपके साथ, और कल की नई सुबह, नया आगाज, नया अंदाज और नई आवाज के साथ फिर होंगे हाजिर। अल्लाह हाफिज।